नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में अभी तक हमने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया है, जिसके 4 वीडियोज आप तक पहुंच चुके हैं। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और उसमें साहित्यिक स्रोत को हमने विस्तार से देखा है। क्योंकि यह हमारी जो क्लास है वह सामान्य अध्ययन की है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अन्य सब्जेक्टों को भी बीच बीच में हम लेकर आएं। तो इसी प्रयास में आज हम भारतीय भूगोल को लेकर आए हैं और इतिहास तो हमारा क्रमबद्ध तरीके से चलता ही रहेगा। भारतीय इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से चलाते रहेंगे। बीच बीच में अन्य सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी हम एक दो वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो आज भारतीय भूगोल को लेकर आए हैं। भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के आर्थिक खंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। वह है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह कौन सी नदी पर है या कौन से राज्य में है, इसकी क्या विशेषता है। तो इसी को आज हम देखेंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और साथ में हो सके तो नोट भी करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत में जो कृषि होती है वह मानसूनी कृषि होती है। आपको पता है मानसून जो सीजन है उसमें यदि बारिश कम होती है या मानसून सीजन के अतिरिक्त जो फसलें उगाई जाती हैं वह सारी सिंचाई पर ही निर्भर करती हैं। तो भारत में जो सिंचाई होती है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना क्या है? 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र की सिंचाई। जिन परियोजनाओं द्वारा 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है उसे लघु सिंचाई परियोजना में रखा गया है, जिसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब और डीजल पंप सेट आदि आते हैं। उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई करने का क्षेत्र इसमें आता है, जिसके द्वारा 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई की जा सकती है। उसको मध्यम सिंचाई परियोजना में रखा गया है और इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख रूप से आती है। नहरी सिंचाई, यदि प्रश्न आता है कि नहरी सिंचाई कौन सी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहरी सिंचाई आता है। उसके बाद बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए जिस परियोजना को कहा गया है वह है बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और बांधों से नहरें निकाली जाती है, जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। लघु, अब देखते हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना का ज्यादा प्रयोग भारत में किया जाता है इनमें से। तो लघु सिंचाई परियोजना जो है यह लगभग 62% क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति करता है। जितना भी पूरे क्षेत्र में सिंचाई होती है उसके 62% क्षेत्र में लघु सिंचाई जो यंत्र हैं उनके द्वारा ही सिंचाई की जाती है। अर्थात कुआं, नलकूप, तालाब, डीजल पंप सेट आदि इन चीजों से 62% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इसीलिए इसके महत्व को देखते हुए सन 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन की भी शुरुआत की गई। सन 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन की शुरुआत की। बाकी जो मध्यम सिंचाई परियोजना है और बृहद सिंचाई परियोजना है, यह दोनों मिलकर 38% क्षेत्र को आपूर्ति करते हैं, 38% क्षेत्र की यह आपूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार सिंचाई परियोजनाओं को बांटा गया है। अब देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है वह बहुउद्देशीय परियोजना है। तो क्या क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति इसके द्वारा होती है? इसमें सिंचाई की सुविधा के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन,
नहर परिवहन एवं पर्यटन आदि अनेक कार्य इसके द्वारा पूरे किए जाते हैं। पर्यटन भी काफी अधिक होता है, आप देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा। इसीलिए पंडित नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं और अपनी अनेक मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार अनेक जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हो जाती है। इतने सारे कार्य हमारे एक बहुउद्देशीय परियोजना पूरा कर सकती है। अब इसमें कुछ प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह फैली हुई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को इसका फायदा मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर, उसको मॉडल लेकर के, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना थी 1933 की, उसको मॉडल लेकर के उसके आधार पर 1948 में एक दामोदर घाटी परियोजना निगम बनाया गया और उसके द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया गया। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है और आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में यह मिल जाती है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के यह मिल जाती है। देश के कुल कोयला निक्षेप का 60% भाग दामोदर घाटी में ही निहित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि देश का सबसे अधिक कोयला निक्षेप कौन से क्षेत्र में होता है? तो देश का सबसे अधिक कोयला निक्षेप दामोदर घाटी में ही होता है। लगभग 60% कोयला निक्षेप दामोदर घाटी में ही होता है। दामोदर घाटी नदी परियोजना के बाद अब हम दूसरा देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना बहुत नाम आपने सुना होगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर यह परियोजना तैयार की गई है। पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी पर, पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर? तो सतलज नदी पर। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध, लगभग 226 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है। हिमाचल प्रदेश में यह है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना के पीछे कौन सा बांध है? तो गोविंद सागर बांध है, या फिर गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो यह भाखड़ा नागल बांध की कुछ विशेषता। अब रिहंद बांध हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी रिहंद पर यह बना है। उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी है रिहंद। यह प्रश्न आता है कि रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां यह बांध बना हुआ है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि जो रिहंद बांध है उसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह प्रश्न आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की कौन सी है? तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है। हीराकुंड बांध, अगला बांध।
यह ओडिशा में संबलपुर के निकट महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है, यह भी कई बार एग्जाम में देखा है हमने, हीराकुंड बांध के विषय में पूछता है। हीराकुंड बांध ओडिशा में संबलपुर के निकट महानदी पर बना है और यह संसार का सबसे लंबा बांध है। संसार का सबसे लंबा बांध है। ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और यह काफी कंफ्यूज करता है। सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध, संसार का, भारत का, दक्षिण भारत का, यह छोटे छोटे अंतरों के साथ एग्जाम में आता है, जहां पर बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसे बहुत ध्यान से आपने देखना है या नोट करना है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं कोशी परियोजना। यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। कोशी परियोजना जो है वह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी के लिए एक बात कही जाती है कि कोसी में बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आता है। जब बरसात होती है तो उस समय बहुत विनाशकारी बाढ़ कोसी नदी में आते हैं, इसीलिए इसे उत्तरी बिहार का शोक भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तरी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी नदी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकलती है। यह भी प्रश्न कभी बन सकता है कि कोशी परियोजना की मुख्य नहर कहां से निकलती है? तो हनुमान नगर बैराज जो नेपाल में है वहां से इसकी मुख्य नहर निकलती है। तो इस प्रकार आज हमने सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले सिंचाई, भारतीय जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है उसको देखा, और उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और उसमें भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उसमें 4 से 5 बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो विशेषता है उसको देखा। इसके अतिरिक्त भी कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनमें से प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम अगली कक्षा में फिर आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।